कव्या नायर पूरी ताकत से छटपटाने लगी। राघव मेहरा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसका जोर राघव के सामने कुछ भी नहीं था, खासकर जब वो इस कदर गुस्से में था। राघव ने आसानी से कव्या के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर दबा दिए और कसकर पकड़ लिया। कव्या ने उसे पैरों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन राघव ने पहले ही अंदाजा लगा लिया और अपने पैरों से उसके पैर भी जकड़ लिए। कव्या पूरी तरह बेबस हो गई। डर ने उसका दिल कसकर पकड़ लिया। ये उसका किसी आदमी के साथ पहला अनुभव नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल अलग था। उस रात वो आदमी उसके साथ नरमी से पेश आया था, लेकिन राघव मेहरा पागल हो चुका था। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम पर असॉल्ट का केस कर दूंगी, कव्या ने धमकाया। राघव ने उसका ठुड्डा पकड़ लिया, इतनी जोर से कि जैसे उसकी हड्डियां चूर हो जाएंगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और तंज एक साथ उभर आए। कोशिश करके देख लो, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। देखते हैं जीत किसकी होती है। ये कहते हुए उसने कव्या की नाइट ड्रेस फाड़ दी। ठंडी हवा उसकी छाती से टकराई। कव्या की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगे। उसका शरीर उसके नीचे हल्का सा कांप रहा था। वो उसे क्या समझता था? कव्या नायर, क्या तुम अब भी कोई पाक साफ लड़की हो? राघव ने जहर घोलती आवाज में कहा। तुम मर्दों के साथ रह चुकी हो, बच्चा भी रखा है, और अब बस एक गंदी टूटी हुई देह बची है। क्या तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? वो हंसा। मुझे तो बस तुम्हें बेइज्जत होते देखना है। पता है तुम्हें रोता देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है? कव्या ने होंठ काट लिए, आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे कमजोर समझे। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे यूं रौन दे। लेकिन आंसू धोखा दे गए। बड़े बड़े कतरे उसकी आंखों के कोनों से गिरने लगे। उसने जिद में सिर उठाया। राघव मेहरा, तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें सिर्फ औरतों को डराना आता है। तुम एक घटिया इंसान हो, कमीने। मैं कमीना हूं? राघव ने ताना मारा। तो तुम क्या हो? बेईमान बीवी, हर किसी के लिए खुली हुई औरत? कव्या की पुतलीन कांप उठी। उसकी नज़रों में वो एक वेश्या थी। शायद वो पूरी तरह गलत नहीं था। उसने वाकई अपनी शादी से गद्दारी की थी। भले ही उस रिश्ते में प्यार नहीं था, लेकिन उससे ऐसे गंदे अल्फाज सुनना, उसका सीना कस गया। दिल बुरी तरह दुखा, बहुत ज्यादा। मैं इनकार नहीं करूंगी, कव्या ने भर्राई आवाज में कहा। अगर मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे जाने दो। सपने में भी नहीं। राघव अचानक खड़ा हो गया। वो ऊपर से उसे देखने लगा। उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, सिर्फ पैंट सही सलामत थी। खुद को देखो, उसने तिरस्कार से कहा। कव्या ने न तो खुद को ढका और न ही हिली। शायद वो यही देखना चाहता था कि वो घबराकर खुद को समेटे, लेकिन वो जिद्दी थी। वो अस्त व्यस्त हालत में भी सीधी बैठ गई और उसकी नज़र राघव के निचले हिस्से पर गई। तुम्हें मुझ जैसी औरत में दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? उसने तंज कसा। फिर जोड़ दिया, वैसे भी तुम खुद कोई खास नहीं हो। राघव का इरादा सिर्फ उसे नीचा दिखाने का था, लेकिन एक बार फिर उसने उसकी कशिश को कम आंका। लगता है तुम एक पल भी मर्द के बिना नहीं रह सकती। अचानक राघव झुका। उसने उसका गला पकड़ लिया और जोर से उसके होंठों पर झपट पड़ा। दर्द। कव्या को सिर्फ दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। उसके अपने होंठ कट चुके थे। कव्या ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उस पल उस पर मायूसी की लहर टूट पड़ी। एक आंसू उसकी आंख से फिसला और राघव के हाथ पर गिरा। शायद वो एक आंसू बहुत ज्यादा गर्म था। राघव का हाथ पल भर को कांपा और उसने कव्या को छोड़ दिया। उसने अपने कपड़े उठाए और बाहर निकल गया। कव्या सुन पड़ी रही। उसके होश धीरे धीरे लौटे। उसने बेडशीट खींचकर अपने चारों ओर कसकर लपेट ली। उस पल उसका दिल बुरी तरह दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में तेज छुरा घोंप दिया हो। ... राघव मेहरा गाड़ी चलाते हुए जिंदगी के सबसे निचले मोड़ पर था। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कव्या नायर ने उसे सिर्फ इसलिए मीरा अग्रवाल की तरफ धकेल दिया ताकि वो उससे दूर जा सके। वो औरत पत्थर दिल थी। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका दिल ठंडा ही रहा। उसका दम घुटा था। उसे कहीं गुस्सा निकालना था। सोचकर हंसी आती है। जब कव्या ऑफिस में आकर उससे उसके दिन का शेड्यूल पूछ रही थी तो उसे लगा था उसे उसकी परवाह है, लेकिन असल में वो उसे मीरा के हवाले करना चाहती थी। तो ये सब उसका अपना वहम था। जब उसने उस रात कव्या के बनाए डम्पलिंग्स को उसकी मोहब्बत का इशारा समझा था तो उसने इतना खा लिया था कि जिंदगी में पहली बार एंटासिड लेनी पड़ी थी। क्या तब कव्या उस पर हंस रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी? राघव ने खुद को इतना हारा हुआ महसूस नहीं किया था। बेइज्जती, गुस्सा, किसी औरत ने कभी उसके साथ ऐसा खेल नहीं खेला था। गाड़ी एक बार के सामने रुकी। वो अंदर गया, एक प्राइवेट रूम बुक किया और अकेले बैठकर पीने लगा। तभी उसकी जेब में फोन बजा। झुंझलाकर उसने एक और पैक गटक लिया और कॉल उठा ली। ये कव्या की विजिट की रिपोर्ट थी। वो सर्दी की दवा लेने हॉस्पिटल गई थी।
राघव ने हल्की सी आवाज निकाली और कॉल काट दी। जितना वो औरत उसे परेशान करती उतना ही हर जगह उसी का जिक्र सुनाई देता, जैसे पूरी कायनात उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। उसने फोन एक तरफ फेंक दिया। अचानक उसे मीरा अग्रवाल की बात याद आ गई। मीरा ने कहा था कि कव्या उसे छोड़ना चाहती है क्योंकि उसके लिए कोई और आदमी इंतजार कर रहा है। वो आदमी कौन था? आदित्य वर्मा कव्या के काफी करीब था। शायद आदित्य जानता हो। ये सोचकर राघव ने फोन उठाया और आदित्य वर्मा को कॉल किया। कॉल तुरंत उठ गई। मैं बोल रहा हूं, उसने बस इतना कहा और एक पता बताया। फौरन यहां पहुंचो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आदित्य वर्मा हैरान रह गया। राघव का यूं कॉल करना अपने आप में अजीब था, और वो भी बार बुला रहा है। वो देर करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो तेजी से पहुंचा और देखा राघव अकेले बैठकर पी रहा था। आदित्य दंग रह गया। राघव पीने वालों में से नहीं था। वो हमेशा कंट्रोल में रहता था। आज क्या हो गया था? आदित्य ने प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर पूछा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? राघव ने उसे एक गिलास थमा दिया और शराब भर दी। आओ मेरे साथ पियो। आदित्य ज्यादा पीने वाला नहीं था, लेकिन इस वक्त मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है। उसने गिलास टकराया। शराब गले में जल गई। दर्द में पीने से दर्द और बढ़ता है, आदित्य ने समझाने की कोशिश की। राघव सोफे पर ढीले ढाले ढंग से टिक गया। कॉलर खुला था, उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थी। उसकी नज़र कहीं दूर थी। तुम कव्या नायर के करीब हो, उसने कहा। तुम्हें पता होगा उसका आदमी कौन है, मुझे बताओ। आदित्य सन्न रह गया। क्या? ये कैसा सवाल था? सीधा जान मौत वाला। जिस आदमी के बारे में खुद कव्या नहीं जानती, उसके बारे में वो कैसे बताए? तुम मुझे सिर्फ इसके लिए बुला रहे हो? घुमा फिराकर मत बोलो, राघव ने चिड़चिड़ाकर काटा। सीधे बताओ। आदित्य उलझन में पड़ गया। राघव का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, बात यह है कि कव्या खुद नहीं जानती कि वो आदमी कौन है। तो सच कहूं तो मुझे वाकई नहीं पता। मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आदित्य वर्मा सच में बता देता अगर उसे पता होता। शायद तब राघव मेहरा काव्या नायर को छोड़ देता। तुम इस बात पर नाराज हो? उसने पूछा। राघव ने ठंडी नजरों से उसे देखा। आदित्य वर्मा, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? उसे अपने ही आदमी के बारे में नहीं पता। अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो मुझ पर नजर रख रही है, मुझे मीरा अग्रवाल की तरफ धकेल रही है, हर चाल चल रही है, और तुम कह रहे हो उसे पता ही नहीं कि उसका आदमी कौन है? आदित्य चुप हो गया। राघव की बात में दम था। कोई औरत अपने ही आदमी को कैसी नहीं जान सकती? तो फिर वो उससे सच क्यों छुपा रही थी? क्या उसे डर था कि वो राघव को बता देगा? अब समझ आया, आदित्य ने जांग पर हाथ मारते हुए कहा। ये काव्या नायर मुझसे भी सावधान रहती है। इस बार जब वो भागी, उसने मुझे एक शब्द तक नहीं बताया। उसे पता है कि मैं तुम्हारे करीब हूं, और उसे डर था कि मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। इसलिए उसने कहा कि उसे नहीं पता उसका आदमी कौन है, ताकि मैं तुम्हें ना बताऊं। जितना आदित्य सोचता गया, उतना ही सब सही लगने लगा। मैं इतना ख्याल रखता रहा, फिर भी वो मुझसे गार्ड पर रही। सच में दिल दुखता है। क्या तुम्हें लगता है वो कोई देवी है? राघव ने तिरस्कार से कहा। उसके पास दिल ही नहीं है। आदित्य चुपचाप राघव को देखने लगा। तुम इसलिए पी रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें मीरा अग्रवाल के साथ सेट करने की कोशिश की। आदित्य जानता था राघव और काव्या कभी मुमकिन नहीं थे। काव्या का न सिर्फ कोई आदमी था, बल्कि एक बच्चा भी। वैसे मुझे लगता है मीरा तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। राघव के होठों पर तेज चाकू जैसी मुस्कान आई। उसकी आवाज में तूफान छुपा था। आदित्य वर्मा, क्या तुम्हें सच में मेरी पसंद समझ आती है? मुझे खुद नहीं पता कि मैं और मीरा एक दूसरे के लिए सही है या नहीं, लेकिन तुम्हें सब पता है। आदित्य उसकी बर्फीली नज़र से थोड़ा पीछे हट गया। जल्दी बताओ, राघव झुंझलाया। मुझे लगता है मीरा वही औरत है जिसके साथ तुम जुड़े थे। हम कभी जुड़े नहीं थे। तो तुम उसके साथ सोए थे, आदित्य ने सीधा कहा। राघव एक पल के लिए गूंगा हो गया। उसने चिढ़कर कॉलर खींचा। आदित्य बोला, कम से कम मीरा ने खुद को तुम्हें दिया और काव्या ने खुद को किसी और को दिया, तो सोचो मीरा बेहतर नहीं है? ये लॉजिक उसे समझ क्यों नहीं आ रहा था? बकवास बंद करो। राघव खड़ा हो गया। उसका दिमाग उलझा हुआ था। जिस आदमी को रिश्तों का अनुभव ही ना हो, उससे दिल की बातें करना बेकार था। अगर उसे मीरा पसंद होती तो वो पहले ही उसके साथ होता। फिर वो काव्या में क्यों उलझा रहता? काव्या का चेहरा याद आते ही उसके अंदर फिर ठंड भर गई। प्राइवेट रूम में राघव के जाते ही आदित्य ने तुरंत काव्या नायर को कॉल किया। वो जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन कॉल का जवाब नहीं आया।
काव्या फर्श पर बैठी थी, बेड से टेक लगाए बेडशीट में लिपटी हुई। उसकी नज़र खिड़की के बाहर खालीपन में अटकी थी। टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ, जैसे उसने सुना ही नहीं, या शायद सुना लेकिन उठाना नहीं चाहती थी। 2 बार बजने के बाद फोन शांत हो गया। काव्या पूरी रात वहीं फर्श पर बैठी रही। अगले सुबह जब वो नीचे आई, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और गर्दन पर साफ लाल निशान, जहां राघव ने पकड़ा था। वो नाश्ते की टेबल पर बैठी, राघव भी वहीं था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप खाते रहे। राघव पहले उठा। शुरू से लेकर अंत तक उसने काव्या की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर काव्या का हाथ पल भर के लिए रुका, फिर उसने फिर से दलिया खाना शुरू किया, बड़े बड़े कौर। मिसेस शर्मा पास आईं और धीमे से पूछा, फिर झगड़ा हो गया क्या? काव्या चुप रही। मिसेस शर्मा की नज़र उसकी गर्दन पर गई और उन्होंने गहरी सांस ली। वो एक नौकरानी थी, दखल देना उनका हक नहीं था। वो चुपचाप अपने काम में लग गईं। नाश्ते के बाद काव्या घर से निकल गई। वो डांस स्टूडियो चली गई। उस सुबह उसकी 3 क्लासेस थीं। दोपहर में प्रिंसिपल अंजलि राव ने उसे लंच पर बुलाया। खाते वक्त उनकी नज़र काव्या की गर्दन पर पड़ी। किसी ने मारा है क्या? उन्होंने संभल कर पूछा। काव्या ने तुरंत गर्दन ढक ली। मेकअप घिस चुका था। पूरी सुबह पढ़ा रही हो, फाउंडेशन उतर गया है, ये छुप नहीं सकता। बताओ किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। काव्या ने आंखें झुका ली। कुछ नहीं, कहीं टकरा गई थी। गर्दन पर कौन सी चीज टकराती है? अंजलि राव ने यकीन नहीं किया। काव्या चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर अंजलि राव ने जोर नहीं डाला। शाम के बाद काम के बाद काव्या सीधे घर लौट आई। इन दिनों उसकी जिंदगी 2 जगहों के बीच सिमट गई थी। शाम को वो शायद ही कभी राघव को देखती, वो बहुत देर से आता। सुबह भी अगर आमना सामना हो जाता तो दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज कर देते, जैसे रातों रात अजनबी बन गए हों। एक सुबह तैयार होते वक्त लैंडलाइन बजी तो मिसेस शर्मा ने उठाया। कुछ देर बात करके उन्होंने फ़ोन रखा और बोली, बटलर ईमान खान का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि आज रात आपको और मिस्टर मेहरा को मेहरा फैमिली हवेली आना है। काव्या ने सिर हिलाया और काम पर चली गई। शाम 7 बजे राघव घर लौटा। ज़रूर उसे भी हवेली से कॉल आया होगा, वरना वो इस समय कभी नहीं आता। उसकी आवाज़ ठंडी थी। कॉल आया था? हाँ, चलो। वो आगे चल दिया। कार में काव्या पीछे बैठी। पूरे रास्ते सन्नाटा रहा। हवेली पहुंचते ही देखा डाइनिंग रूम में ढेर सारे पकवान लगे थे। दादाजी मेहरा ने हाथ हिलाया, तुम दोनों इधर आओ। दोनों चुपचाप बैठ गए। काफी दिन हो गए थे, सोचा साथ में खाना खा लिया जाए। काव्या, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, उसने सिर झुकाकर कहा। अच्छा, चलो खाओ। काव्या पूरे समय सिर झुकाए रही। खाने का स्वाद जैसे मोम चबाने जैसा था। अचानक राघव खड़ा हुआ। दादाजी, मेरा हो गया, आप लोग खाइए। और वो बाहर चला गया। कमरे का माहौल भारी था। राघव के जाते ही दादाजी ने पूछा, तुम दोनों के बीच कुछ अनबन है क्या? काव्या ने मना नहीं किया। हाँ। दादाजी ने आह भरी। उसका मिजाज मुश्किल है, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। उन्होंने उसका पीला चेहरा देखा और ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ठीक से खाओ, अपना ख्याल रखो। खाने के बाद उन्होंने थोड़ी देर बात की और कहा, जाओ राघव को ढूंढो। काव्या ने सिर हिलाया। उसे ना तो पता था राघव कहाँ है और ना ही उसे ढूंढने का मन था। वो अकेले पिछवाड़े की तरफ चली गई। पत्थरों के बगीचे के पास तालाब के किनारे उसे राघव खड़ा दिखा। रात के अंधेरे में वो सीधा खड़ा था, गहरी सोच में डूबा हुआ, शायद यादों में। ठंडी हवा उसके कोट को हल्के से हिला रही थी। काव्या नायर चुपचाप मुड़ गई। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन राघव मेहरा को उसी पल पता चल गया था जब वो वहां आई थी। उसके कदमों की आहट, उसकी मौजूदगी, वो सब महसूस कर चुका था। उसकी भी अपनी अकड़ थी। उसका रवैया बिल्कुल साफ था। अगर वो बार बार उसे परेशान करता तो क्या वो खुद को डेस्परेट साबित नहीं कर देता? वो राघव मेहरा था। किसी के पीछे जाने की उसे आदत नहीं थी, चाहे सामने वाली उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। दुनिया में शायद उसके जैसी और कोई लड़की नहीं थी। वही लड़की जिसने कभी यहीं उसकी जान बचाई थी, और आज वही लड़की उससे इस तरह दूरी बना रही थी जैसे वे अजनबी हों। काव्या नायर कॉरिडोर के पास एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, नजरें जमीन पर टिकी थीं। बटलर ईमान खान ने उसे अकेले बैठे देखा और रुक कर पूछा, यंग मास्टर राघव कहाँ है? काव्या जानती थी, लेकिन उसने नज़र उठाए बिना कहा, मुझे नहीं मिले। बटलर ईमान खान समझ गया कि काव्या ने सच में ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता उभरी। उसने आह भरी, मैं जाकर देखता हूँ।
फिर उसे दादाजी मेहरा की मंशा याद आई, राघव और काव्या के बीच नज़दीकियां बढ़ाने की। दादाजी ने जानबूझकर काव्या को भेजा था ताकि दोनों कुछ समय साथ बिता सके। वो एक कदम चला, फिर रुक गया, वापस मुड़कर बोला, तुम्हें ही जाना चाहिए। काव्या ने चौंक कर ऊपर देखा। लेकिन मैं? तुम उसकी पत्नी हो, ये तुम्हें ही करना चाहिए, बटलर ईमान खान ने नरमी में सख्ती मिलाकर कहा। काव्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप उठी और चल दी। वो पीछे के आंगन में पहुंची, थोड़ी दूरी पर रुक गई। राघव अभी भी उसी जगह खड़ा था, पीठ उसकी तरफ। कुछ पल बाद आखिरकार वही पहले बोली, दादाजी ने आपको ढूंढने भेजा है, चलिए साथ वापस चलते हैं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन बेरुखी साफ छलक रही थी। राघव ने सुना पर कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप मुड़ा और आगे चल दिया। एक पल के लिए भी उसने पीछे नहीं देखा। काव्या भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। दूर से बटलर ईमान खान ने दोनों को कार की तरफ जाते देखा। उनके बीच की दूरी शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। वो लौटकर दादाजी मेहरा के पास गया और बोला, क्या यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस के बीच फिर झगड़ा हुआ है? दादाजी ने भी वही तनाव महसूस किया था। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और गहरी सांस छोड़ी। राघव का मिजाज ऐसा ही है, अगर झगड़े न हो तो हैरानी होगी। क्या हमें कुछ करना चाहिए? बटलर ईमान खान ने पूछा। दादाजी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, कभी कभी चीज़ों को अपने आप होने देना ही बेहतर होता है। पिछली बार जब जबरदस्ती नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की गई थी, काव्या को चोट पहुंची थी। इस बार दादाजी ने जल्दबाजी न करने का फैसला किया। वापसी में काव्या हमेशा की तरह पीछे की सीट कर बैठी। उसकी नज़र खिड़की से बाहर टिकी रही। राघव सामने देखता हुआ गाड़ी चलाता रहा। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। वे अजनबियों से भी ज्यादा अजनबी लग रहे थे। कम से कम अजनबी छोटी मोटी बात तो कर लेते हैं। यहाँ तो दोनों जानबूझकर एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे थे। गाड़ी रुकी। काव्या पहले उतरी और बिना रुके अंदर चली गई। मिसेस शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, डिनर हो गया? काव्या ने बस सिर हिला दिया। राघव उसके पीछे आया, लेकिन जानबूझकर उसे छुए बिना निकल गया। ये साफ था, वो जानकर ऐसा कर रहा था। मिसेस शर्मा ने नजरें झुका लीं। नौकरानी होने के नाते वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। काव्या बोली, मिसेस शर्मा, कल सुबह काम है, मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। मिसेस शर्मा ने सिर हिलाया, फिर हिचकिचाकर बोली, क्यों ना बात साफ कर लो? उस रात का ख्याल आते ही काव्या की रूह कांप गई। उसने फीकी मुस्कान से कहा, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मिसेस शर्मा सब समझती थी। काव्या की गर्दन पर निशान अब भी हल्का सा दिख रहा था। आराम करो, उसने बस इतना कहा। कमरे में जाकर नहाने के बाद काव्या सोने ही वाली थी कि फ़ोन बज उठा। काव्या। दूसरी तरफ आदित्य वर्मा की आवाज़ थी। काव्या ने धीमे से जवाब दिया। पिछली बार कॉल किया था, तुमने उठाया नहीं, वापस भी नहीं किया। इतनी बिजी क्या हो? काव्या को याद ही नहीं रहा। उस रात वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। क्या तुम फ्री हो? मिल सकते हैं? काव्या ने समय देखा। कल सुबह? अभी सही टाइम नहीं है, मैं सोने वाली हूँ। तो सुबह नाश्ता साथ में? ठीक है। अगली सुबह काव्या तैयार होकर निकल गई। आमतौर पर राघव पहले निकलता था, आज उल्टा हुआ। राघव डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था। उसने पूछा, वो अभी तक नहीं उठी? मिसेस शर्मा ने जवाब दिया। यंग मिस्ट्रेस बिना नाश्ता किए निकल गई, बोली कि अपॉइंटमेंट है। राघव के दिमाग में तुरंत वही आदमी आया। क्या वो उसी से मिलने जा रही है? उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। उसने खुद को शांत किया और फ़ोन उठाया। आज सुबह वो किससे मिल रही है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आदित्य वर्मा से। ठीक है, कहकर उसने कॉल काट दी। अजीब सा सुकून मिला। कम से कम वो किसी और आदमी से नहीं मिल रही थी। टी रेस्टोरेंट में खिड़की के पास दोनों आमने सामने बैठे थे। टेबल पर नाश्ते की कई डिश रखी थी। काव्या ने सोया मिल्क की एक चुस्की ली और बोली, सीनियर, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहिए, मुझे काम पर जाना है। काम? कौन सा? डांस स्टूडियो। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा। तुम्हारा और राघव का झगड़ा हुआ है? काव्या ने पूछा। नहीं, लेकिन उस रात वो मेरे साथ पीने आया था। वो आमतौर पर नहीं पीता, बहुत परेशान था। काव्या हंसी, ठंडी, कड़वी। उसे दर्द, इसलिए कि उसने मुझे कम अपमानित किया? आदित्य चुप रह गया। फिर बोला, नहीं, वो इसलिए नाराज था क्योंकि तुमने उसे मीरा अग्रवाल की तरफ धकेला। काव्या सन्न रह गई। अब उसे सब समझ आ गया। राघव का गुस्सा, उसकी बेरहमी, उसकी खामोशी, सब। मैं इसके लायक थी, काव्या बोली। मैं चाहती थी वो मीरा के साथ हो ताकि मैं जा सकूं। लेकिन वो मीरा को पसंद नहीं करता, आदित्य ने कहा, इसलिए वो पागल हो गया। सच कहूं तो उसने तुम्हें मार नहीं दिया, यही बड़ी बात है। काव्या ने फीकी मुस्कान दी। मार देता तो भी सही होता। शादी के बाद मुझे पत्नी की तरह रहना चाहिए था, लेकिन मैं गलती कर चुकी हूँ। अब बस और गलतियां ही कर सकती हूँ। आदित्य ने धीरे से पूछा,
सच बताओ, क्या तुम्हें पछतावा है? मेरा मतलब उस आदमी के साथ रहने का? काव्या नायर गहरी खामोशी में डूब गई। काफी देर बाद उसने बात की। उसकी आवाज थोड़ी उलझी हुई थी। पछतावा? हाँ भी और नहीं भी। अभी की हालत में मुझे कुछ पछतावा तो है। अगर उस एक पल की जल्दबाजी ना होती, अगर उसने खुद को उस रात ना सौंपा होता, तो आज उसके पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात के बिना वो अपने सपने से बस एक कदम दूर होती। वो सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू कर सकती थी। फिर धीरे धीरे एक पूरी तरह क्वालिफाइड डॉक्टर बनती, एक चीफ फिजिशियन। उसका सपना सच हो जाता। उस रात के बिना उसे राघव मेहरा के लिए जरा सा भी अपराध बोध नहीं होता। एक पत्नी के तौर पर वो सच में बेवफा हो चुकी थी। अगर बच्चा नहीं होता तो शायद तुम। आदित्य वर्मा ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, काव्या ने सिर हिलाया। मुझे पछतावा नहीं है इस बच्चे की वजह से। शुरू में मैं इसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे ये मेरे अंदर बढ़ता गया, मैं इसकी धड़कन महसूस करने लगी। धीरे धीरे मैं इससे जुड़ती चली गई, और अब तो मुझे लगता है जैसे ये बच्चा भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। तुम इंसान बहुत ज्यादा भावुक होते हो। बिना पिता के बच्चा, मुझे समझ नहीं आता तुम इसे रखने पर क्यों अड़ी हो। ईमानदारी से कहूं, अभी भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में देर नहीं हुई है। सीनियर, काव्या ने सख्त लहजे में कहा, अगर आपने ये सब दोबारा कहा तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसने अपना पेट थाम लिया, जैसे डर हो कि उसका बच्चा ये बातें सुन न ले। आदित्य ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मानो, कोई बेहतर प्लान बनाओ। राघव को इतना परेशान करना बंद करो। काव्या ने सिर खुजाया। मुझे लगा था कि मीरा अग्रवाल और राघव के बीच कुछ चल रहा है। काफी देर हो गई है, मेरी शिफ्ट है। अगर कुछ भी हो तो कॉल करना, कहकर वो उठ गया। काव्या ने सिर हिलाया। फिर अचानक कुछ याद आया। राघव को ये कैसे पता चला कि मैं मीरा की मदद कर रही थी? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, आदित्य ने साफ कहा। काव्या ने हल्के से कहा। आदित्य से अलग होने के बाद काव्या डांस स्टूडियो की तरफ चली गई। अंजलि राव ने पहले ही बता दिया था कि आज क्लास नहीं है, और शॉपिंग चलने का न्योता दिया था। काव्या मना करना चाहती थी, लेकिन अंजलि राव बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। ऊपर से उन्होंने याद दिलाया कि काव्या की वजह से उनके पति को इन्वेस्टमेंट मिली थी। ज्यादा बहस किए बिना काव्या खुद को आधा घसीटते हुए मॉल तक ले जाने दे गई। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार वो मॉल कब आई थी। एक बेबी स्टोर देखकर उसके कदम अपने आप अंदर की तरफ मुड़ गए। नन्हे नन्हे कपड़े, छोटे छोटे जूते, बोतलें, खिलौने, सब कुछ दिल पिघला देने वाला था। अंजलि राव ने मुस्कुराकर कहा, यही सब चीजें ना प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। तभी काव्या को एहसास हुआ कि उसके हाथ में बेबी कपड़े हैं। उसने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, मेरी एक दोस्त है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे के लिए गिफ्ट लेना था। ओह ऐसा है, अंजलि राव बोली, तो अच्छे से चुनो। अब काव्या को कुछ खरीदना ही पड़ा। उसने एक बेबी गिफ्ट सेट लिया। सब कुछ बहुत सलीके से पैक था। तुम्हारी दोस्त को जरूर पसंद आएगा, अंजलि राव ने कहा। काव्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या ये उसके अपने बच्चे के लिए सही होगा? उसे अभी तक पता ही नहीं था कि बच्चा लड़का है या लड़की। गुलाबी कपड़े तो साफ लड़की के लिए थे। इसके बाद अंजलि राव उसे ज्वेलरी स्टोर में भी ले गईं। वो गहने काव्या को गिफ्ट करना चाहती थीं, पिछली मदद के बदले, लेकिन काव्या ने मना कर दिया। उसे सैलरी मिल चुकी थी, वो और कुछ नहीं ले सकती थी। बाहर हल्का सा खाना खाकर वे वापस लौटने लगीं। अंजलि राव ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन काव्या ने टैक्सी लेने का कह दिया। आज उसका काम नहीं था, घर जाना थोड़ा जल्दी लग रहा था, तो वो अकेले टहलने निकल पड़ी। सड़क पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन था। काव्या नायर? अचानक एक जानी पहचानी औरत की आवाज आई। काव्या ने मुड़कर देखा। सड़क किनारे एक लाल कार खड़ी थी। अंदर मीरा अग्रवाल बैठी थी, मुस्कुराते हुए। सब ठीक है? मीरा के मन में एक ही बात थी, अगर उसे राघव नहीं मिला तो काव्या को भी नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वो हंसी। मैंने ही बताया था, सच ही तो कहा। काव्या बिल्कुल शांत रही, क्योंकि शुरू से ही वो जानती थी कि मीरा किस तरह की औरत है। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती, अगर उसे राघव को छोड़ना ना पड़ता, तो वो कभी मीरा से हाथ नहीं मिलाती। तुम जैसी लोग कभी सफल नहीं होते, कहकर काव्या आगे बढ़ गई। मीरा को उम्मीद थी कि काव्या चिल्लाएगी, रोएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन उसकी शांति मीरा को अंदर तक जला रही थी। वो कार से उतरी। पीछे से आवाज आई तो काव्या मुड़ गई। मीरा उसकी तरफ बढ़ रही थी। काव्या, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, मीरा चिल्लाई। हमेशा खुद को सुपीरियर समझती हो, आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? काव्या ने थके हुए लहजे में कहा, ये घमंड नहीं है, ये तुम्हारी जेलसी है।
तुम्हें अटेंशन चाहिए इसलिए तुम हद पार कर देती हो, और सच्चाई ये है, बाहर से चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अंदर से सड़ चुकी हो तुम। मीरा गुस्से से कांपने लगी। काव्या ने आगे कहा, खुद को बेहतर बनाओ, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन मीरा ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए। कहीं नहीं जाओगी। आह! काव्या लड़खड़ा गई। उसके हाथ से सारा सामान गिर पड़ा। पीछे से हमला होने की वजह से वो खुद को ठीक से बचा नहीं पाई। मीरा अग्रवाल, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। मीरा ने उसके चेहरे पर नाखून मारने की कोशिश की। काव्या बच गई, लेकिन गर्दन पर खरोंच आ गई। आखिरकार मेरी पकड़ में आ ही गई ना, मीरा खुशी से बोली। उसे छोड़ दो। अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। राघव मेहरा को उसके आदमी से मैसेज मिला था कि काव्या पर हमला हो रहा है। वो पास ही था, तुरंत वहां पहुंचा। जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। मीरा काव्या के बाल पकड़े खड़ी थी और काव्या बिल्कुल बेबस लग रही थी। मीरा ने मुड़कर देखा और जम गई। राघव! मीरा अग्रवाल ने फौरन अपने हाथ पीछे खींच लिए और पल भर में कहानी पलट दी। काव्या गुस्से में आ गई थी क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि वो मेरी मदद कर रही थी। उसी ने मुझे मारा और अपमानित किया। मेरे पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह पीड़िता बना लिया। सच में? राघव मेहरा की आवाज ठंडी थी। उसे पहले ही अपने आदमी से पता चल चुका था कि गुस्से में हमला मीरा ने ही किया था। इतनी सफाई से झूठ बोलना बिना पलक झपकाए वाकई हैरान करने वाला था। राघव की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी, सीधी मीरा पर टिकी हुई। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। उसने कमजोरी का नाटक किया। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। उसकी बेशर्मी और सच को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की काबिलियत वाकई कमाल की थी। अब राघव सब समझ चुका था। अगर उसने काव्या की सुरक्षा के नाम पर किसी को ना लगाया होता और सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता, तो शायद वो मीरा की कहानी पर यकीन भी कर लेता। अगर उसने तुम्हें मारा और अपमानित किया, राघव ने ठंडे लहजे में पूछा, तो साफ साफ बताओ, उसने क्या कहा? उसने बिना सोचे जवाब दिया। उसने मुझे बेशर्म कहा, बोली कि मैं तुम्हें भसाने की कोशिश कर रही हूं। उसने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने तुम्हें सच बता दिया। उसने मेरे गले पर नाखून तक मारे। अगर यकीन ना हो तो देखो। कहते हुए उसने जानबूझकर कॉलर नीचे खींचा और राघव की तरफ उकसाने वाली नजर से देखा। राघव ने तुरंत मुंह फेर लिया। सिर्फ उसे देखना भी उसे गंदा महसूस करा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, राघव बोला। मैंने काव्या की सुरक्षा के लिए आदमी लगा रखा है। उन्होंने अभी अभी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर चाहो तो अभी बुला लूं, सामने बैठकर सच झूठ साफ हो जाएगा। राघव हमेशा से चालाक था। निगरानी को वो सुरक्षा कह रहा था, और ये झूठ भी वो बिना झिझक बोल गया। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। किसी ने सब देख लिया था। अगर आमना सामना हुआ तो उसका झूठ तुरंत पकड़ में आ जाएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसने जल्दी से कहा। इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं उसे माफ कर देती हूं। अंदर से वो बुरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन चेहरे पर शांति बनाए रखी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अब चलती हूं। उसे डर था कि अगर वो एक पल भी और रुकी तो राघव सच में किसी को बुला लेगा और उसका झूठ पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। मीरा जल्दी से गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। राघव भी जाने के लिए मुड़ा। राघव! अचानक काव्या की आवाज आई। उसके कदम रुक गए। काव्या उसकी पीठ को देखती रही। मुझे माफ कर दो। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि वो माफी मांगेगी। वो पल भर के लिए उलझ गया। माफी? वो धीरे से मुड़ा। किस बात की माफी? काव्या की आवाज भारी थी। मैं हमारी शादी के प्रति वफादार नहीं रही, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। राघव चौंक गया, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था उस औरत से जिसका दिल किसी और का था। उसके होंठों पर ठंडी हंसी आ गई। क्या यही वो तेज जबान औरत है जिसे मैं जानता हूं? मीरा के सामने तुम खुद को भी नहीं बचा पाई? उसने ताना मारा। अगर नहीं कर सकती तो सेल्फ डिफेंस सीख लो। हर किसी को धक्का देने मत दो। मुझे बेवकूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ा, गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई। वो जाती हुई गाड़ी को देखती रही। उसके हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गए। राघव का यूं अचानक आ जाना और उसके साथ वो अजीब सा एहसास उसे और ज्यादा अपराध बोध में डाल रहा था। उसने जोर से सिर झटका। इन ख्यालों को रोकना जरूरी था। अगर उसके लिए गिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में कुछ है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो प्रेग्नेंट है।
आदित्य वर्मा ने साफ कहा था कि राघव ऐसा इंसान नहीं है जो किसी और के बच्चे को अपनाए, और उसके स्वभाव के साथ वो कभी बच्चे को जन्म लेने नहीं देगा। इसलिए उसे अपने दिल की हिफाजत करनी होगी। काव्या ने बाल बांधे, जमीन से अपना सामान उठाया और टैक्सी लेकर घर चली गई। नैरविला पहुंचकर उसने किराया दिया और अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा मनीष मल्होत्रा दरवाजे के पास टहल रहा है। काव्या के कदम जम गए। वो यहाँ क्यों आया है और किस लिए? काव्या, मनीष ने उसे देखकर गर्मजोशी से पुकारा। काव्या ने सपाट चेहरा से पूछा, क्या बात है? तुम्हारी माँ अब अस्पताल से बाहर है? वो कहाँ रह रही है? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। काव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कल्याणी नायर की वजह से आया है। आपको मेरी माँ से क्या काम है? उसने ठंडे लहजे में पूछा। कुछ खास नहीं, मनीष हकलाया। पिछली बार वो मुझसे तलाक की बात कर रही थी। मैं बस जानना चाहता था कि वो अब भी मुझसे नाराज है या नहीं। वो बहुत परेशान थी, इसलिए मन हल्का करने कहीं घूमने चली गई है। क्या? मनीष सच में हैरान हो गया। अच्छा है, इतने समय से बीमार थी, अब ठीक है तो घूमना चाहिए। तुम ठीक हो? मैंने सुना था तुम गिर गई थी। खामोशी छा गई। बाप बेटी दोनों के पास कहने को कुछ नहीं था। काव्या ने चुप्पी तोड़ी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अंदर जा रही हूं। मनीष साफ तौर पर कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। वो पापा, काव्या ने कहा, सीधे बोलिए। बात मयंक मल्होत्रा की है। तुम जानती हो वो कार एक्सीडेंट के बाद जेल में है। आज मैं उससे मिलने गया था। वो बुरी तरह पिटा हुआ था, किसी ने उसे मारा है। वो गलत था, लेकिन आखिर है तो तुम्हारा भाई। क्या तुम राघव से कह सकती हो कि कोई उसे और नुकसान ना पहुंचाए? काव्या सब समझ गई। उसे लगा था कि ये मुलाकात उसकी माँ की वजह से है, लेकिन असली वजह हमेशा की तरह मयंक ही था। उसके पिता के लिए बेटा अब भी सब कुछ था, और वो बस जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाला जरिया। उसका दिल भारी हो गया। उसने कड़वाहट निगल ली। ठीक है, मैं राघव से बात करूंगी, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद मेरे पास मत आइएगा। कहकर उसने सिर ऊंचा किया और अंदर चली गई। मनीष खुश हो गया। धन्यवाद काव्या। काव्या के दिल में सिर्फ तंज और दर्द था। उसका पिता उसे सिर्फ तभी याद करता था जब उसे कुछ चाहिए होता था। मिसेस शर्मा ने उसकी उदासी देखी। काम ठीक नहीं चल रहा? नहीं, काव्या ने सिर हिलाया। मिसेस शर्मा मुस्कुराईं। तो थक गई होगी, आराम करो। आज नदी के किनारे बहुत सुंदर लैंटर्न लगे हैं, डिनर के बाद चलेंगे? काव्या अचानक आगे बढ़ी और मिसेस शर्मा को गले लगा लिया। जिस इंसान को वो ज्यादा समय से नहीं जानती थी, वो उसके अपने पिता से ज्यादा परवाह कर रहा था। धन्यवाद, काव्या की आवाज कांप गई। अरे, मिसेस शर्मा हंसी। मुझे शर्मिंदा कर दोगी? काव्या को अचानक कमजोरी महसूस हुई। उसे मजबूत बनना था, अपने बच्चे के लिए और अपनी माँ के लिए। वो आंसू पोंछने के लिए मुड़ी तो तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े राघव मेहरा पर पड़ गई। काव्या नायर की आंखों में भरे आंसू राघव मेहरा की नज़र से बच नहीं पाए। काव्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुरा दी। अगर राघव ने अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद उसे लगता कि वो बस उसकी कल्पना थी। वो रोई थी, लेकिन क्यों? क्या इसलिए कि आज मीरा अग्रवाल ने उसके बाल खींचे थे और उसे बुरा लगा था? राघव अंदर आया। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मार्शल आर्ट स्कूल ढूंढ दूं? काव्या एकदम चुप रह गई। ये वो क्या कह रहा था? आज मीरा ने तुम्हें मारा इसलिए परेशान थी ना? राघव सोफे पर बैठ गया, एक हाथ पीछे टिकाए, दूसरे हाथ से अपने सूट के बटन खोलते हुए। काव्या ने जवाब दिया, वो इसके लायक नहीं है। राघव ने पूछा, तो फिर तुम रो क्यों रही थी? काव्या जिद पर अड़ गई। मैं कब रोई? राघव की भौहें इतनी सिकुड़ गई कि जैसे जुड़ ही जाएंगी। ये औरत सच में, उसने साफ देखा था। क्या उसके सामने थोड़ा कमजोर दिख जाना इतना मुश्किल था? हर वक्त एक मुखौटा लगाए रहना वाकई परेशान करने वाला था। वो उठकर सीधा ऊपर चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे देखना ही अब उसे खल रहा था। मिसेस शर्मा ने कोहनी से काव्या को हल्का सा छुआ। यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? काव्या ने बिना पूछे ही हाँ कर दी। क्या है, बता दीजिए। मिसेस शर्मा हमेशा उससे प्यार से पेश आती थी, इसलिए वो कभी उनका अनुरोध मना नहीं करती थी।
लेकिन कव्या को ये नहीं पता था कि मिसेस शर्मा के अपने छोटे छोटे प्लान भी होते हैं। मैं मास्टर के बाथरूम में बाथरोब और तौलिए रखना भूल गई। उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। अगर मैं अभी ऊपर गई तो वो मुझे डांट देंगे। क्या तुम ये ऊपर पहुंचा दोगी? राघव आमतौर पर घर आते ही नहाता और सूट बदलकर आरामदेह कपड़े पहन लेता था। कव्या ने मिसेस शर्मा को देखा। आप भूल गई? कहीं न कहीं उसे लगा कि ये जानबूझकर किया गया है। हाँ, भूल गई। तुम मदद नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। डांट पड़ गई तो पड़ गई। मिसेस शर्मा ने खुद को बहुत बेचारी दिखाया। कव्या ने हल्की सांस ली। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। मिसेस शर्मा तुरंत मुस्कुरा दी और सलीके से मोड़े हुए तौलिए और बाथरोब उसे पकड़ा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कव्या साफ समझ गई थी कि मिसेस शर्मा क्या करना चाहती हैं। उसे और राघव को करीब लाना। ये सोचकर वो मुस्कुरा दी। उनकी कोशिश उसे बुरी नहीं लगी। वो सामान लेकर ऊपर गई और राघव के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा बंद नहीं था। कमरा खाली था। बाथरूम से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। क्या वो पहले ही नहा रहा था? कव्या ने हाथ में पकड़े सामान को देखा और बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने हल्की आवाज़ की, बाथरूम में पानी की आवाज़ रुक गई। कव्या ने गहरी सांस ली। मिसेस शर्मा तौलिए और बाथरोब रखना भूल गई थी। मैं ले आई हूँ। क्या इन्हें दरवाजे पर टांग दूँ? अंदर से कोई जवाब नहीं। क्या मैं इन्हें हैंडल पर टांग दूँ? फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। कव्या ने खुद ही फैसला किया और जैसे ही वो तौलिया टांगने वाली थी, बाथरूम का दरवाज़ा अचानक अंदर से खुल गया। ताज़े बॉडी वॉश की खुशबू हवा में फैल गई। राघव सामने खड़ा था। गीले बिखरे बाल, गहरी आंखों में हल्की सी मुस्कान। मेरे लिए बाथरोब लाई हो? कव्या की नज़र उस पर पड़ गई। सफ़ेद बाथरोब में लिपटा उसका लंबा फिट शरीर, हल्का खुला कॉलर, सुनहरी त्वचा और मजबूत सीना। पूरा मर्दाना आकर्षण। ये एहसास होते ही कि वो ज्यादा देर तक उसे देख रही थी, उसने तुरंत नजरें हटा ली। ये कितना अजीब था। आपके पास तो पहले से है, मैं ये वापस रख देती हूँ। वो मुड़ने ही वाली थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कव्या ने बिना पीछे देखे कहा, मिसेस शर्मा ने कहा था कि वो भूल गई थी। शायद उन्हें याद नहीं रहा कि वो पहले ही रख चुकी है। उसने अजीब सी मुस्कान दी। क्या मैं आपको परेशान कर रही हूँ? राघव की गहरी नज़र उस पर टिकी रही। उसकी सफाई ने बात और बिगाड़ दी। अगर मिसेस शर्मा न होती तो वो कभी इस कमरे में कदम नहीं रखती। अब भी यहाँ क्यों खड़ी हो? राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया और ठंडे भाव से बाहर निकला। पास से गुजरते हुए उसका शरीर हल्के से कव्या से टकराया। कव्या लड़खड़ा गई। उसके सामने राघव ने बाथरोब उतार दिया। पीठ उसकी ओर किए उसने कहा, जाने का इरादा नहीं है या मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहती हो? कव्या ने तुरंत सिर झुका लिया और तेजी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में तौलिए और बाथरोब, उसने बेबसी से सांस छोड़ी। लेकिन ये मिसेस शर्मा का कहा हुआ काम था। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने सामान कैबिनेट में रख दिया। डिनर के दौरान मिसेस शर्मा ने कहा, राघव मेहरा को भी बुला लो। कव्या ने उनकी ओर देखा। वो सच में एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। वो कहना चाहती थी, कृपया हमें मिलाने की कोशिश बंद कर दीजिए, लेकिन वो कह न सकी। मैं बुला लाती हूँ। वो ऊपर गई, दरवाज़ा खटखटाया, डिनर रेडी है। ये कहकर वो तुरंत नीचे आ गई। इस बार वो समझदार थी। डिनर के समय वो सिर झुकाए जल्दी जल्दी खा रही थी। मिसेस शर्मा से अब रहा नहीं गया। यंग मिस्ट्रेस, तुमने कहा था ना कि लालटेन देखने जाना है, बाद में राघव के साथ चली जाना। मुझे बाहर पौधों को पानी देना है। कव्या ने सिर उठाया। मिसेस शर्मा, आपने अभी तो पानी दिया था, फिर सूख गए, उन्होंने कहा। कव्या चुप हो गई। अब राघव की ओर देखा। आप बहुत बिजी रहते हैं ना, शायद टाइम न हो। आज नहीं। राघव खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। आपको लालटेन देखना पसंद भी नहीं है। कभी कभी रिलैक्स करना अच्छा होता है। आप जानते हैं कि मिसेस शर्मा जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। आपने मना क्यों नहीं किया? राघव हल्का सा मुस्कुराया। मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई खास शौक नहीं है। कव्या ने बस सांस ली और दोनों साथ निकल पड़े। नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। कव्या के बाल उड़ने लगे। उसने उन्हें कानों के पीछे किया। चारों तरफ बच्चों की आवाज़ें थी। मम्मी, ये पांडा वाली लालटेन कितनी प्यारी है। ये जिराफ है। और ये शेर। कव्या लालटेन देखती रह गई।
तभी एक बच्चा तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसकी टांग से टकराया। उसके हाथ में मीठी चाशनी में डूबी हॉथॉर्न स्टिक थी। वो ऊपर देखकर बोला, मम्मी। कव्या नायर एकदम से जम गई। राघव मेहरा के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। माक, तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। तुम्हारी मम्मी वहां है। एक बुजुर्ग औरत जल्दी से बच्चे को उठा लेती है और कव्या से माफी मांगती है। सॉरी बेटा, बच्चे ने ठीक से नहीं देखा और तुम्हें किसी और समझ लिया। तुम्हारे कपड़े? कव्या ने नीचे देखा। कैंडी एप्पल की चिपचिपी शक्कर उसकी पैंट पर लग गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। आज यहाँ बहुत भीड़ थी। हर कोई अपने बच्चों को लालटेन दिखाने लाया था। ऐसे में बच्चे का गलती कर बैठना स्वाभाविक था। अभी अभी कव्या ने राघव का रिएक्शन साफ देखा था। वो पूछ बैठी, क्या आपको सच में बच्चे पसंद नहीं हैं? राघव ने लापरवाही से जवाब दिया, बच्चों से नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चे होने का ख्याल पसंद नहीं है। कव्या के पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल आते ही उसने नजरें झुका लीं। उसके बाल आगे आकर उसका चेहरा ढकने लगे। धीमी आवाज में उसने पूछा, अगर मेरे बच्चे हो ही जाएं तो? राघव की आवाज ठंडी हो गई। मैं कभी किसी हरामी बच्चे को पैदा होने नहीं दूंगा जो मुझे गंदा लगे। ये कहकर वो मुड़ गया। चलो वापस चलते हैं। यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं था। बहुत भीड़ थी, बहुत शोर। राघव को ऐसी जगहें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। कव्या को हैरानी नहीं हुई। वो किसी और मर्द के बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करता। यही सच था। यहाँ से चले जाना ही उसके लिए सबसे सही फैसला था। कव्या ने हल्के से अपना पेट छुआ। दिल ही दिल में बोली, बेबी, मम्मी तुम्हें हर हाल में बचाएगी। चलो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, वो अब भी वहीं खड़ी थी। कव्या जल्दी से उसके साथ चल पड़ी। चलते चलते उसे मनीष मल्होत्रा, उसके पिता की बात याद आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई। एक्सीडेंट वाला मामला तो सुलझ चुका है ना, फिर आप मयंक मल्होत्रा को छोड़ क्यों नहीं देते? राघव को यह सवाल बेतुका लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। वो इतना तेज चल रहा था कि कव्या को लगभग दौड़ना पड़ रहा था। मन ही मन वो बड़बड़ाई, सिर्फ इसलिए कि टांगे लंबी है, इतनी तेज चलना जरूरी है क्या? कव्या ने फिर कहा, मीरा अग्रवाल की प्रेगनेंसी तो झूठी थी ना, उसका मिसकैरेज भी नहीं हुआ। फिर मयंक को जाने क्यों नहीं देते? कव्या का दिल नर्म पड़ गया। वो मयंक के लिए पैरवी कर रही थी। पता नहीं ये उसके पिता की वजह से था या खुद मयंक के लिए। अचानक राघव रुक गया। वो मुड़कर कव्या को देखने लगा। उसकी नज़र ठंडी और दूर थी। कव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव ने कहा, मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। शुरुआत में उसने सच में मयंक को सबक सिखवाया था। उसके बाद हिट एंड रन के लिए उसे जेल और जुर्माना हुआ, जो सही था, क्योंकि रोहित कपूर अभी भी अस्पताल में था। कव्या बोली, आज मेरे पापा मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा किसी ने जेल में मयंक को मारा है। अगर आपके लोग नहीं थे तो फिर और कौन हो सकता है? कव्या के दिमाग में सिर्फ राघव का ही नाम आया। राघव की भौहें तन गईं। बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, उसने सख्ती से कहा। कव्या पलटकर बोली, अगर आप नहीं थे तो फिर कौन था? राघव को भी नहीं पता था। उसने फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। पता लगाओ जेल में मयंक पर हाथ किसने उठाया। फोन रख दिया गया। क्या सच में आप नहीं थे? कव्या को अपनी जल्दबाजी पर शर्म आई। वो फिर से उसे गलत समझ बैठी थी। घर पहुंचने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे गई। बिना सबूत आपको शक करने के लिए सॉरी। अगर सच में सॉरी हो तो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। राघव सोफे पर आराम से टिक गया। कव्या पानी ले आई। उसने आधा गिलास पिया और रख दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। कव्या ने रिमोट उठाकर टीवी चला दिया। उसे मानना पड़ा, अमीर लोग घर पर भी सिनेमा जैसा मजा ले लेते हैं। चैनल बदलते बदलते वो एक कोरियन ड्रामा पर रुक गई। कहानी चाहे जैसी हो, खूबसूरत लोग देखना आंखों को अच्छा लगता है। ड्रामा में सीन आगे बढ़ा। किसिंग, अनड्रेसिंग। कव्या ने तुरंत नजरें हटा लीं। राघव के साथ ये देखना बहुत अजीब लग रहा था। वो रिमोट उठाने झुकी ही थी कि राघव ने पहले ही पकड़ लिया। वो उसे घूर कर देखने लगा।
तुम्हें ये देखना पसंद नहीं है? कव्या चुप रह गई। आप देखिए, मैं सोने जा रही हूं। वो उठी ही थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी गहरी आवाज में अजीब सा खिंचाव था। कव्या नायर, कव्या नायर। उसका हाथ उसकी कमर पर फिसल गया। उस आदमी को भूल जाओ ना। कव्या के दिल में झटका सा लगा। उस आदमी जिससे उसका रिश्ता था, जिससे उसे ये बच्चा मिला, उसे उस आदमी के बारे में कितना याद था। तुम जानती हो मैं पवित्र नहीं हूं। मैंने भी शादी में धोखा दिया था। तो हम बराबर हैं, ऐसे ही साथ रह लेते हैं। एक पल के लिए कव्या का दिल डगमगा गया, लेकिन वो संभल गई। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर बच्चा ना होता तो शायद, लेकिन ये बच्चा जिसे राघव कभी स्वीकार नहीं करेगा, और वो बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती थी। कुछ बोल क्यों नहीं रही? राघव उसके कान के पास झुका। अचानक उसने उसके कान की लौ को दांतों से दबा दिया। कव्या दर्द से कराह उठी। उसके होंठ गर्दन तक फिसल गए। तुम उस आदमी को छोड़ दोगी ना? कव्या ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसका दिल बोला हां, लेकिन सच ये था कि वो आदमी उसकी जिंदगी में था ही नहीं, सिर्फ बच्चा था जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो रात ना होती तो मैं खुशी खुशी आपकी पत्नी बन जाती। राघव को उसके शब्दों में कोई और ही मतलब महसूस हुआ। क्या कव्या नायर पछता रही थी उस आदमी के साथ अपने अतीत को लेकर? वरना उसने अभी अभी वो बात क्यों कही होती? कव्या ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि राघव मेहरा ने उसे एक किस से चुप करा दिया। अचानक लाइट चली गई। ये साफ नहीं था कि पावर कट हुआ था या शॉर्ट सर्किट, लेकिन इतना तय था कि बिजली चली गई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे वे फिर उसी रात में लौट आए हों। कोई किसी को देख नहीं सकता था, फिर भी वे दुनिया की सबसे करीबी चीज कर रहे थे। काव्या ने जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर आंखें बंद कर ली। उसने राघव को धक्का नहीं दिया, बल्कि उसके किस का जवाब दिया। राघव उसके इस रिस्पॉन्स से और उकसाया गया। उसकी चाहत और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे में खोते चले गए, बेहद जुनून से किस करते हुए। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग हों। सोचने की कोई जगह नहीं थी। दिमाग बिल्कुल खाली था। सब कुछ सामने वाले के कब्जे में था। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक लाइट वापस आ गई। टीवी फिर से चल पड़ा। कोरियन ड्रामा का डायलॉग उसी सीन से आगे बढ़ गया। रोशनी और आवाज ने कव्या को हकीकत में खींच लिया। उसकी आंखें खुल गईं। उसी पल राघव भी उसे देख रहा था। दोनों की नजरें टकराईं। दोनों साफ तौर पर चौंक गए। एक अजीब सा सुकून भरा सन्नाटा था। कपड़े अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट था कि दोनों बहक चुके थे। कव्या ने जल्दी से नजरें फेरीं और राघव को धक्का देकर सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे में भाग गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने अपने तेज धड़कते दिल को पकड़ लिया। अभी अभी उसे राघव में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ था। उसकी खुशबू, वो उस रात वाले आदमी से बहुत मिलती जुलती थी। क्या वो वही हो सकता है? ये ख्याल कव्या को बेचैन कर गया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद भी जगी। वो उस अनजानी पहचान को समझना चाहती थी। राघव, जिसे कव्या ने धक्का देकर अलग किया था, अजीब हालत में सोफे पर लेट गया। वो अभी अभी हुए पल को जैसे महसूस कर रहा था। ये औरत बिना कोशिश किए भी उसकी ख्वाहिश जगा देती थी। सुबह हो गई। कव्या ने जानबूझकर राघव से सामना होने से बचा। उसने देर तक सोने का नाटक किया, नाश्ता भी नहीं किया। खिड़की से देखा कि राघव जा चुका है, तभी उठी। मिसेस शर्मा ने सब समझ लिया। यंग मिस्ट्रेस, आप मिस्टर मेहरा से बच क्यों रही हैं? कव्या ने सिर झुकाए रखा और खाना मुंह में डालती रही। वो क्या बताती? अगर कल रात लाइट ना गई होती तो शायद वो राघव के साथ कुछ कर बैठती। वो खुद को कभी ढीली औरत नहीं मानती थी। इस मामले में वो हमेशा संयम में रहती थी। लेकिन राघव मेहरा के साथ लगभग कुछ हो ही गया था। इसी शर्म की वजह से वो उसे अवॉइड कर रही थी। काम पर सब सामान्य रहा, लेकिन काम खत्म होने के बाद डांस स्टूडियो के बाहर राघव की कार खड़ी थी। कव्या के कदम ठिठक गए। वो यहाँ क्यों आया है? सेक्रेटरी पास आई। मिस्टर मेहरा आपसे मिलना चाहते हैं। आसपास कोई नहीं था। कव्या जल्दी से कार में बैठ गई। आज एक सोशल इवेंट है, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है, राघव ने कहा। कव्या ने सिर हिलाया। ठीक है। कार कुछ देर चली और एक हाई एंड कस्टम ड्रेस बुटीक के सामने रुकी। सेक्रेटरी उतरी। इधर आइए,
कव्या ने राघव को देखा। उसकी आंखों से सवाल पूछ रही थी। जाओ, राघव ने कहा। कव्या कार से उतरी और सेक्रेटरी के साथ अंदर चली गई। मेरा सरनेम अय्यर है, फोन पर बुकिंग करवाई थी, सेक्रेटरी ने कहा। क्लर्क ने लिस्ट देखी। इस साल की लिमिटेड एडिशन, स्टारी नाइट गाउन। कृपया ऊपर आइए। थोड़ी देर बाद 3 स्टाफ मिलकर गाउन लेकर आए। कव्या को ट्राई कराया गया। प्रोफेशनल स्टाफ ने मेकअप और एक्सेसरीज भी अरेंज की। कव्या ने कहा, प्लीज ज्यादा मेकअप मत लगाइए। वो वैसे भी मेकअप पसंद नहीं करती थीं, ऊपर से प्रेगनेंसी। मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराई, चिंता मत कीजिए, हल्का ही रहेगा। 1 घंटे बाद कव्या नीचे आई। कार में बैठते वक्त वो थोड़ी असहज थी। राघव उसे देखता रहा। ड्रेस उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। हर कदम पर वो सितारों की तरह चमक रही थी। राघव उसकी फिगर से भली भांति वाकिफ था। उसे ड्रेस बहुत पसंद आई। कव्या ने होंठ दबाए। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, सोशलाइज करने में अच्छी नहीं हूँ, कुछ ध्यान रखने वाली बात? राघव मुस्कुराया। मेरे साथ रहो, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। कव्या ने सिर हिलाया। ठीक है। ये एक हाई एंड कॉकटेल पार्टी थी। बड़े बड़े लोग मौजूद थे। जैसे ही राघव अंदर गया, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राघव, तुम तो हमेशा अकेले आते हो, आज किसी को साथ लाना बड़ा सरप्राइज है। ये बात कही जतिन शर्मा, मैजेस्टिक ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रेसिडेंट ने। राघव मुस्कुराया। जब सब लाते हैं तो मैं क्यों ना लाऊं? जतिन शर्मा ने वाइन के 2 ग्लास पकड़ा दिए। आज आने के लिए शुक्रिया, आपका इनविटेशन मना नहीं कर सकता था। बिजनेस बातें चलती रहीं। कव्या जानती थी कि आज उसकी भूमिका क्या है। शांत रहना, ज्यादा बोलना नहीं, बस राघव के साथ खड़े रहना। फिर भी सबकी नजरें उस पर थीं। मिस, हम पहले मिले नहीं हैं, आप किस फैमिली से हैं? जतिन शर्मा ने पूछा। कव्या ने शांति से जवाब दिया, मेरा नाम कव्या नायर है। मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। जतिन शर्मा हंस पड़े। इतनी समझदारी राघव ने सिखाया है? कव्या मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वो हल्के से राघव के करीब आ गई। जतिन शर्मा बोले, एंजॉय कीजिए, मुझे मिस्टर आयान खान से मिलना है। राघव ने कहा, जरूर। जैसे ही जतिन शर्मा गए, उनकी बेटी ने पूछा, डैड, वो औरत कौन थी? जतिन शर्मा भी उतने ही हैरान थे। राघव मेहरा एक जाना माना बैचलर था। ना सिर्फ अविवाहित, बल्कि आज तक किसी ने उसे किसी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं देखा था। वो हमेशा इवेंट्स में अपने मेल असिस्टेंट्स के साथ ही आता था। इसलिए आज उसे अचानक किसी औरत के साथ देखना वाकई चौंकाने वाला था। तो अब हम क्या करें? सिया शर्मा, जतिन शर्मा की बेटी, ने रोते से अंदाज में कहा, अपने पिता से चिपकते हुए। आपने कहा था कि आप मेरा इंट्रोडक्शन उनसे करवाएंगे। जतिन शर्मा सच में चाहते थे कि राघव मेहरा उनका दामाद बने, लेकिन अब जब राघव के साथ एक औरत मौजूद थी और ये साफ नहीं था कि उसका राघव से क्या रिश्ता है, तो इतनी जल्दी अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं लगता था। सिया, अभी तुम वापस जाओ, जतिन ने शांत आवाज में कहा। पहले मुझे पता करने दो कि उसके साथ जो औरत है उसका राघव से क्या रिश्ता है। डैड, सिया साफ नाराज थी। आप कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं इतने समय से एक्साइटेड थी। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कि आप मेरा इंट्रोडक्शन कराएं, और अब अगर हम रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा। सिया की आवाज़ में जिद साफ छलक रही थी। उसने गलती से एक फाइनेंशियल मैगजीन में राघव की फ़ोटो देखी थी और पहली नज़र में ही उसे पसंद कर बैठी थी। वो चाहती थी कि अपने पिता के ज़रिए वो राघव मेहरा की पत्नी बने। जतिन शर्मा भी राघव की काबिलियत की कद्र करते थे, इसलिए उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की। अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने कहा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। राघव का किसी और औरत के साथ आना उनकी पूरी प्लानिंग बिगाड़ चुका था। क्या पता वो औरत सिर्फ टाइम पास ना हो, क्या पता वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। ऐसे में अपनी बेटी को आगे करना सबको अजीब स्थिति में डाल सकता था। सिया ने होंठ काट लिए। डैड, बस, जतिन ने बात काट दी। आज मैं होस्ट हूँ, मैं ज्यादा देर यहाँ से नहीं जा सकता। अच्छी बच्ची बनो और अभी वापस जाओ। ये कहकर जतिन शर्मा फिर से बैंक्वेट हॉल में लौट गए। हॉल के अंदर राघव मेहरा लोगों से घिरा हुआ था। बिजनेस डिस्कशन चल रही थी, जिसमें कव्या नायर की ज्यादा समझ नहीं लग रही थी। वो बस चुपचाप उसके पास खड़ी रही। जब प्यास लगती, जूस का एक घूंट ले लेती। हेलो, कव्या ने ऊपर देखा। सामने एक अच्छी तरह सजी संवरी लड़की खड़ी थी। कव्या मुस्कुराई। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सिया ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, कव्या ने कहा। सिया ने तुरंत नोटिस कर लिया कि कव्या इस तरह की जगहों पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है।
मुझे सच में ऐसे गैदरिंग्स पसंद नहीं, सिया ने मुस्कुराते हुए धीमे से कहा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इन लोगों की बातें बहुत बोरिंग लगती हैं। सिया जानती थी कि बातचीत कैसे शुरू की जाती है। कव्या ने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी ऐसे इवेंट्स में ज्यादा नहीं आती। तो क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर चलें? सिया ने सुझाव दिया। फ्रेश एयर मिल जाएगी। कव्या ने राघव की तरफ देखा। वो अब भी लोगों से घिरा हुआ था। डिस्कशन जल्दी खत्म होती नहीं लग रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते कव्या को बिजनेस की बातें वैसे भी समझ नहीं आती थीं। चलो ना, सिया ने कहा। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वैसे भी उनकी बातें अभी देर तक चलेंगी। कव्या ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। सिया मासूम सी मुस्कुराई। वैसे मैं इस जगह को अच्छी तरह जानती हूँ, सिया ने कहा। यहाँ पास में एक रोज गार्डन है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ज्यादा दूर जाना ठीक नहीं होगा, कव्या ने झिझकते हुए कहा। अरे बस थोड़ा सा, सिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। फूल बहुत खूबसूरत है, झट से देखकर लौट आएंगे। अनमने मन से वे उसके साथ चल पड़ी। दूर से ही गुलाबों की मीठी खुशबू आने लगी। पथरीले रास्ते से चलते हुए वे एक बड़े से रोज फील्ड के सामने पहुंच गईं। कव्या ने पहली बार गुलाबों को ऐसे खुले में उगते देखा था। हरे पत्तों के बीच लाल गुलाब और भी ज्यादा चमक रहे थे। ये जगह बहुत सुंदर है, कव्या ने कहा। अगर चाहो तो कुछ फूल तोड़कर ले चलो, सिया ने कहा। मैं कैंची ले आती हूँ। वो तुरंत कैंची लेकर लौट आई। नहीं, कव्या ने मुस्कुराकर मना किया। ये भी जिंदा चीजें हैं, यहीं खिलना इनका सबसे सुंदर पल है। अब देर हो रही है, चलो वापस। ये कहकर कव्या ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एक और जगह दिखानी है। हमें वापस जाना चाहिए, कव्या ने कहा। बस एक सेकंड, सिया जिद करने लगी और उसे आगे खींच लिया। कव्या को सामने कुछ दिख नहीं रहा था। तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? यहाँ, सिया ने जमीन की तरफ इशारा किया। कव्या ने नीचे देखा। एक गहरा गड्ढा था, अंदर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आह! अचानक सिया ने पीछे से उसे जोर से धक्का दे दिया। गिरते वक्त कव्या ने इंस्टिंक्टिवली अपना पेट बचाया। ऊपर से सिया का असली चेहरा सामने आ गया। पहले की सारी मिठास एक नाटक थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कव्या का राघव से क्या रिश्ता है। उसे बस इतना पता था, ये औरत यहाँ नहीं रहनी चाहिए। कव्या बहुत खूबसूरत थी और यही बात सिया को जलन दे रही थी। राघव का ध्यान ऐसी सुंदर औरत पर जाना तय था, इसलिए वो चाहती थी कि कव्या गायब हो जाए। तुम्हारा और राघव का क्या रिश्ता है? सिया की आवाज़ अंधेरे में गूंज उठी। कव्या ने पेट पकड़ लिया। चारों तरफ अंधेरा था, बस ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। क्या तुम राघव की गर्लफ्रेंड हो? सिया ने फिर पूछा। अब कव्या समझ चुकी थी। ये लड़की जानबूझकर उसके पास आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राघव के साथ थी। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठ, सिया चिल्लाई। अगर कोई रिश्ता नहीं तो वो तुम्हें ऐसे इवेंट में क्यों लाया? मेरे डैड ने कहा है वो कभी किसी औरत को साथ नहीं लाता, तुम पहली हो। कव्या हैरान रह गई। राघव कभी किसी औरत को ऐसे इवेंट में नहीं लाया था? सच बोलो या झूठ, सिया ने ठंडी आवाज में कहा। कोई तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। ये कहकर वो वहां से चली गई। बैंक्वेट हॉल में राघव ने सिर घुमाया। जहां कव्या बैठी थी वो जगह अब खाली थी। उसकी नज़रें तुरंत पूरे हॉल में घूम गईं। वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है और वेटर से पूछता है। किसी ने कव्या को नहीं देखा था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, उसे ढूंढो। अब साफ हो चुका था, कव्या सच में गायब थी। पूरे बैंक्वेट में किसी ने उसे नहीं देखा। मैं लोगों को भेजता हूँ, जतिन शर्मा ने कहा। आखिर मेरी प्रॉपर्टी पर गायब हुई है। मैं सीसीटीवी देखूंगा, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। ये मेरी प्राइवेट एस्टेट है, जतिन ने जल्दी से कहा। यहाँ कैमरे नहीं है, कोई यूं ही गायब नहीं हो सकता। लेकिन राघव पहले ही छुपे हुए कैमरे नोटिस कर चुका था। अब जतिन कह रहे थे कि कोई कैमरा नहीं है। क्या वो झूठ बोल रहे थे? ऐसा है? राघव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो आपकी सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर है। मेरी इंसान आपकी ज़मीन पर गायब हुई है। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन अगर कुछ हुआ तो प्रेसिडेंट शर्मा आपको जवाब देना होगा। जतिन शर्मा को उसकी नाराज़गी साफ सुनाई दे रही थी। मैं अभी लोगों को भेजता हूँ, उन्होंने जल्दी से कहा। लेकिन राघव को उन पर ज़रा भी भरोसा नहीं था। वो खुद बाहर निकल पड़ा, अपने सेक्रेटरी को कॉल करते हुए। ज़्यादा लोग भेजो, पूरी जगह छान मारो। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी किसी चीज़ पर गई। वो कव्या नायर के गाउन से गिरा हुआ एक छोटा सा डायमंड था।
वो डायमंड मार्बल फ्लोर पर गिरते हुए एक समतल लॉन की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। राघव मेहरा की नज़र वहीं टिक गई। उसे जमीन पर पैरों के निशान भी दिखे। कव्या नायर के गाउन के साथ हाई हील जरूरी थीं। हालांकि उसने हील्स पहनी थीं, लेकिन वो पतली नहीं बल्कि चंकी हील्स थीं। आजकल कम देखने को मिलने वाला स्टाइल, इसलिए पहचानना आसान था। राघव लॉन पर उतरा और तलाश करने लगा। जब उसे एक संकरा रास्ता दिखा तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और उसी पर चल पड़ा। कव्या पार्टी में नहीं थी, इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो बाहर गई होगी। रास्ता और भी संकरा और सुनसान होता चला गया और थोड़ी ही देर में वो एक रोज गार्डन के सामने खड़ा था। आसमान में अंधेरा था, आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हेल्प, कोई है क्या? जैसे ही राघव वापस मुड़ने वाला था, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। कव्या? कव्या ने उसे नहीं सुना, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाई। अंधेरे गड्ढे के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थी, जमीन गीली थी। वो सिकुड़कर बैठ गई थी, हाथ पैरों में चुभन और दर्द हो रहा था। कोई है, प्लीज़ मदद करो, वो बार बार चिल्ला रही थी। बैंक्वेट हॉल ज्यादा दूर नहीं था। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई उसे ढूंढ लेगा। अगर पहले राघव को कोई शक था तो अब उसे पूरा यकीन हो गया था। ये आवाज़ कव्या की ही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस दिशा में तलाश शुरू कर दी। गड्ढे का मुंह बहुत छोटा था और चारों तरफ ऊंची घास उगी हुई थी। अगर कोई इस जगह से परिचित न हो तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन था। जल्दबाजी में राघव ने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ कदम रख रहा है। फिस! उसका पैर फिसला और राघव मेहरा सीधे गड्ढे में जा गिरा। कौन है? कव्या ने तुरंत महसूस किया कि कोई पास आया है। राघव ने मोबाइल की टॉर्च आवाज़ की दिशा में घुमाई। उसे कव्या दिखाई दी, कीचड़ से सनी हुई, घास के बीच सिकुड़कर बैठी हुई। शायद जिंदगी में किसी को उसने इतना बिखरा हुआ नहीं देखा था। वो खुद भी राधा जमीन पर लेटा हुआ था। गिरने की वजह से उसका सूट जैकेट अस्त व्यस्त हो गया था। नीचे से उसकी सफ़ेद शर्ट दिख रही थी। अगर तुम ठीक हो तो यूं भाग क्यों रही थी? कव्या को देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे लगा था ये औरत फिर से कहीं चली गई होगी। कव्या सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ी। थैंक गॉड तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। राघव एक पल के लिए सन्न रह गया। ये सब कुछ ज्यादा ही अचानक नहीं हो गया? उसने उसे थाम लिया, हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ डरने जैसा क्या है? वो सच में डरी हुई थी। राघव को हमेशा लगता था कि कव्या को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कव्या खुद भी ठीक से नहीं बता पा रही थी कि वो किस बात से डरी हुई थी। शायद माहौल की वजह से, गीली घास जहां सांप और कनखजूरे छिप सकते थे। जल्दी चलो, कव्या ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। राघव बोला, मैं अपने सेक्रेटरी को कॉल करता हूँ। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था, मोबाइल की रोशनी कव्या के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में एक सोचने समझने वाली चमक आई। लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है। अब क्या करेंगे? कव्या घबरा गई। यहाँ से निकलना मुश्किल है। राघव ने उसे कस कर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कव्या उसके सीने से लग गई। कुछ सोचो, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो ये जगह इतनी छुपी हुई नहीं हो सकती। वैसे तुम यहाँ आई क्यों थी? उसे उसकी निर्भरता अच्छी लग रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कव्या ने जलन और गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से और क्यों? राघव चौंक गया। इसमें उसका क्या कसूर? तुम्हारी एक फ़ैन को जलन हो गई। मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए उसने मुझे धोखे से यहाँ बुला लिया। राघव ने मुस्कुराकर नीचे देखा। इसका मतलब तुम थोड़ी बेवकूफ़ हो, इतनी आसानी से धोखा खा गई। अगर मैं नहीं आता तो? ये सोचकर ही कव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने राघव की कमर को जोर से पकड़ लिया। थैंक गॉड तुम आ गए। अगर राघव नहीं आता तो वो यहाँ से कैसे निकलती, वो सोच भी नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं सावधान नहीं थी, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि हर जगह जाल बिछे होंगे। राघव को कमर के पास कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो उसका हाथ था। क्या वो हालात का फ़ायदा उठा रही थी? कव्या, ये सही जगह नहीं है। क्या? कव्या कंफ्यूज हो गई। राघव को कुछ गलत लगा। उसका हाथ हिल नहीं रहा था। उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन की रोशनी कमर की तरफ डाली। आह! कव्या ने झट से हाथ पीछे खींच लिया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। राघव का चेहरा भी सख्त हो गया। हिस! अचानक पड़ी रोशनी से एक रंग बिरंगा सांप चौंक गया।
उसने राघव की कमर पर काट लिया और झाड़ियों में फिसलता हुआ गायब हो गया। उस पल राघव के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या मैं सच में एक खूबसूरत औरत की वजह से यहाँ मरने वाला हूँ? कुछ देर पहले उसके फ़ोन में नेटवर्क था, लेकिन उसने झूठ बोला था क्योंकि कव्या ने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया था। क्या ये कर्मा था? कव्या तुरंत उसके पास आई। उसने उसकी शर्ट फाड़ कर देखी। कमर पर 2 छोटे छोटे घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। क्या ये जहरीला सांप हो सकता है? कव्या की आवाज़ कांप रही थी। अब क्या करें? दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ गिरा था। अगर जहर से उसे कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। अचानक उसे याद आया, टीवी पर देखा था कि ऐसे में जहर चूस लेना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते उसे पता था कि ये सही मेडिकल तरीका नहीं है, लेकिन यहाँ कोई साधन नहीं था। जिंदगी दाव पर थी। उसने बिना और सोचे उसकी कमर की तरफ झुककर जहर चूसना शुरू कर दिया। राघव की आंखें गहरी हो गईं। कव्या की मुलायम जीभ उसकी त्वचा को छू रही थी। उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। इतने खतरनाक हालात में भी वो अपने जज्बात काबू में नहीं कर पाया। उसने कव्या को उठा लिया। बेवकूफ़ी मत करो। अगर सांप सच में जहरीला होता तो वो खुद भी जहर की चपेट में आ सकती थी। लेकिन तुम... भज भज। उसी पल राघव का फ़ोन बज उठा। कव्या ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारा फ़ोन? तुमने तो कहा था नेटवर्क नहीं है, फिर कॉल कैसे आ रही है? राघव हिचकिचाया। अब आ गया होगा। तुमने मुझसे झूठ बोला? कव्या को सब समझ आ गया। उसे जबरदस्त गुस्सा आया। ऐसी बात पर मजाक? उसने हाथ उठाया। राघव ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली, दूसरे हाथ से कॉल उठाते हुए। ये उसके सेक्रेटरी की कॉल थी। सर, जतिन शर्मा की बेटी कह रही है कि उसे मिस नायर की लोकेशन पता है। राघव का दिमाग तेजी से चला। जतिन शर्मा की बेटी? यही थी वो फैन जिसका जिक्र कव्या कर रही थी? मेरे फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करो और तुरंत यहाँ पहुँचो। जी सर। कॉल काटने के बाद उसने कव्या की तरफ देखा। जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया उसका नाम क्या है?